नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि मैं पिछले कुछ समय से वीडियो नहीं डाल पाई थी, जिसका कारण ये था कि मेरा स्वास्थ्य खराब था और कुछ निजी कारण थे। लेकिन अब हम वापस शुरुआत कर रहे हैं और जिसमें अपन हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित वीडियो डालेंगे, जिसमें फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड दोनों के लिए उपयोगी होगा। ये एग्ज़ाम बहुत निकट आ रहे हैं। आपके सामने अक्टूबर में फर्स्ट ग्रेड है, सेकेंड ग्रेड दिसंबर में है। हो सकता है कुछ कारण से अगर खिसके तो, बाकी तो अभी तो वही डेट है निर्धारित, उसके अनुसार अपने को तैयारी करनी है। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पूरे टॉपिक वाइज क्वेश्चन के माध्यम से पूरा करा दूँ। तो अपन प्रत्येक टॉपिक लेंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन जितने बन सके उतने बनाएंगे। एक सीरीज़ में 15 क्वेश्चन अपन रखेंगे, आगे फिर हो सके तो 15 फिर 15। पर आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मैं आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आगे देती रहूँगी। क्योंकि मैंने पिछले कुछ समय से देखा है कि बहुत सारे लोग हैं वो वीडियो तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, तो मैं आपको और अच्छे से अच्छा मैटर देने की कोशिश करूँगी। आप लोगों ने रीड के अंतर्गत मेरे जो शिक्षण मेथड का वीडियो है उसको आप बहुत अच्छे से प्यार दिया, सहारा, अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद आपका। चलो ज़्यादा समय व्यस्त न करते हुए अपन शुरुआत करते हैं। आपने टॉपिक देख ही लिया होगा। देखो, फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन मिलेंगे। इतिहास लेखन परंपरा, नामकरण व काल विभाजन। आज की वीडियो में आपको इन तीनों से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे, आगे भी इन तीनों से संबंधित मिलेंगे। जब तक मुझे ये लगे कि इस टॉपिक में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल सकते हैं उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं उस टॉपिक से देने का प्रयास करूँगी। बाकी मैं आलतू फालतू के क्वेश्चन नहीं बनाऊंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चरर या अन्य कहीं से भी मुझे जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन मिले उन्हीं क्वेश्चनों का ज़्यादा से ज़्यादा समावेश करने की कोशिश करूंगी और मुझे जो इम्पोर्टेंट लगे वही। बाकी अनावश्यक रूप से जो क्वेश्चन है वो मैं यहाँ नहीं डालूंगी, क्योंकि अनावश्यक प्रश्न पढ़ने से कोई मतलब भी नहीं है। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन पहला क्वेश्चन है अपना, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की वर्णानुक्रम पद्धति को किस कवि ने अपनाया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, गारसा दत्तासी ने, मिश्र बंधु ने और रामचंद्र शुक्ल ने। 4 ऑप्शन है अपने सामने। अब इसका आंसर तो मैं आपको, आप आंसर देना चाहो वीडियो पॉज करके आप आंसर दे सकते हो। मैं आपको आंसर बता देती हूँ कि ये जो पद्धति है वह गारसा द तासी ने अपनाई थी। इसका उत्तर अपने क्या हुआ? गारसा द तासी। अब गारसा द तासी ने कौन सी पुस्तक लिखी, क्या है, ये सब मैं आपको आगे आगे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे उसके बारे में बताती जाऊंगी। पर आपको सर्वप्रथम ये बता देती हूँ कि वर्णानुक्रम पद्धति है क्या। तो वर्णानुक्रम पद्धति में ये है हिंदी साहित्य लेखन परंपरा की कुछ पद्धतियाँ हैं। अब ये पद्धतियों में सबसे पहली पद्धति अपनी आती है वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति में क्या होता है कि वर्ण के अनुसार कवियों का उस ग्रंथ में समावेश किया गया है। जैसे क नाम वाले, ग नाम वाले, ख नाम वाले एक साथ, उनका कोई समय नहीं देखा है। जैसे कबीर केशव है तो पहले कबीर फिर केशव, ऐसे वर्णन कर दिया है, समय नहीं देखा है। इसलिए यह वर्णानुक्रम पद्धति है वह अविकसित व अनुपयोगी है। इसको गारसा द तासी ने अपनाया और उसके साथ एक और कवि थे शिव सिंह सेंगर, इन्होंने भी इस पद्धति को अपनाया। पर यह अविकसित और अनुपयोगी पद्धति मानी गई है। ठीक है, आगे देखें दूसरा क्वेश्चन, इतिहास लेखन की सर्वाधिक उपयोगी व सर्वोत्कृष्ट पद्धति कौन सी है? अब इतिहास लेखन की पद्धतियाँ बहुत सारी है, बहुत सारी नहीं है, 5 है वैसे। जैसे वर्णानुक्रम पद्धति है, कालानुक्रम पद्धति है, विधेयवादी पद्धति है, वैज्ञानिक पद्धति है और समाजशास्त्रीय पद्धति है। पर उन सभी पद्धतियों में सर्वाधिक उपयोगी और सर्वोत्कृष्ट पद्धति कौन सी है? तो वर्णानुक्रम पद्धति आपको पता ही चल गया, वर्ण के अनुसार, कालानुक्रम समय के अनुसार पद्धति, विधेयवादी और चौथा क्वेश्चन है हमारा वैज्ञानिक पद्धति। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका आंसर हमारा है विधेयवादी पद्धति। यह सर्वोत्कृष्ट पद्धति मानी गई है। और इसके जन्मदाता कौन है? अगर आपको पूछे कोई विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता कौन है तो तेन महोदय इसके जन्मदाता है। और इस पद्धति, तेन महोदय वो कहाँ के हैं? तो फ्रेंच विद्वान हैं, है ना। और इन्होंने इस
पद्धति की शुरुआत की थी और बाद में हमारे यहाँ पर इसको किसने अपनाया, विधेयवादी पद्धति को, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको अपनाया। रामचंद्र शुक्ल जी ने इस पद्धति को अपनाया। ठीक है, आपको पता चल गया होगा। तीसरा क्वेश्चन है अपना, इस्तवार द ला लिटरेचर एंडुई ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया, फ्रेंच में, अंग्रेज़ी में, जर्मन में या हिंदी में। तो अपना आंसर क्या होगा, फ्रेंच भाषा में लिखा गया। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि फ्रेंच भाषा में तो लिखा गया, पर लिखा इसको किसने, तो इसको किसने लिखा है, गार्सा द तासी ने। गार्सा द तासी। ठीक है, गार्सा द तासी ने लिखा है और कौन सी भाषा में लिखा है, फ्रेंच भाषा में लिखा है। आगे बढ़े अपन चौथे क्वेश्चन में, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार है। अपने भारतीय इतिहासकार की दृष्टि से देखें तो प्रथम इतिहासकार भारतीय नहीं, ऐसे ही प्रथम इतिहासकार कौन है, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु और जॉर्ज ग्रियर्सन। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार हमारे कौन है, जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगी कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो आगे वाले क्वेश्चन में आ रहा है, मैं आपको बता देती हूँ। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहने वाले लेखक है, अनुवाद करने हैं, ठीक है, करने वाले लेखक है। अब ये जो ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसका अनुवाद किया गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। तो वो हिंदी अनुवाद करने वाले लेखक कौन है, तो देखो, गणपति चंद्र गुप्त, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, किशोरीलाल गुप्त और चौथा है राम कुमार वर्मा। तो इसका आंसर होगा हमारा पांचवे का किशोरीलाल गुप्त, जिन्होंने इस ग्रंथ का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद किया। अब आपके मन में क्वेश्चन आ गया, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, यह ग्रंथ किसका है, किसने लिखा, तो यह जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है। अब हमारा पांचवा प्रश्न है, शिव सिंह सेंगर कृत, मतलब शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखा था। ठीक है, शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष कौन सा है, 1883 ईस्वी, 1888 ईस्वी, 1881 ईस्वी या 1847 ईस्वी। तो शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष हमारा है 1883 ईस्वी। अब इसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं, पर मैं यहाँ बता दूंगी, तो आपको आगे और भी क्वेश्चन आएंगे, उसमें फिर मैं उसको नहीं बता पाऊंगी, पर फिर भी चलो थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ कि इसका प्रकाशन वर्ष है वो 1883 में है। और सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के लेखन का कार्य इन्होंने ही किया है, कि इन्होंने हिंदी में, ठीक है, शिव सिंह सेंगर ने, और हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ भी इसको माना जाता है, किसको, शिव सिंह सेंगर को। याद रखना, बहुत सी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो शिव सिंह सरोज है। किसने लिखा है, शिव सिंह सेंगर ने लिखा है। और रामचंद्र शुक्ल ने इसको क्या कहा है, वृत्त संग्रह, क्या कहा है, वृत्त संग्रह का। ठीक है, और इसमें कौन सी पद्धति अपनाई है, तो वर्णानुक्रम पद्धति इन्होंने अपनाई है। आपको थोड़ी सी जानकारी दे दी इसके बारे में। चलो आगे, भक्तमाल रचना के रचनाकार है, बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। भक्तमाल रचना के रचनाकार है नाभादास, ध्रुवदास, वल्लभाचार्य, कालिदास, त्रिवेदी। तो भक्तमाल रचना के रचनाकार है नाभादास। वे भक्तमाल रचना में है क्या, तो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें 316 छप्पय छंद है। ये किस में लिखा गया है, छप्पय छंद में। 316 छप्पय छंद है इसमें, और ये 1642 में लिखा गया है। इसमें 200 राम भक्त कवियों का वर्णन है। कितने, 200 राम भक्त कवियों का इसमें वर्णन है। और रामानंद जी है, उनके 12 शिष्यों का वर्णन भी इसमें मिलता है।
अब दूसरा ऑप्शन था आपका ध्रुवदास, तो ध्रुवदास ने क्या लिखा है, भक्त नामावली। वल्लभाचार्य आपको पता ही है, इसके शिष्यों के बारे में मैं आगे बताऊंगी आपको। और कालिदास त्रिवेदी, तो कालिदास त्रिवेदी जी ने भी अपनी अपनी रचनाएं लिखी है, जैसे कालिदास हजारा। कालिदास त्रिवेदी ने कौन सी लिखी है, कालिदास हजारा। प्रश्न नंबर 8, 252 वैष्णव की वार्ता में किस के शिष्यों का वर्णन है। 252 वैष्णव की वार्ता ये एक पुस्तक है जिसमें 252 शिष्यों का वर्णन है। इसमें किसके शिष्यों का वर्णन है, विट्ठलनाथ जी के, वल्लभाचार्य के, नाभादास के, तो जॉर्ज ग्रियर्सन के। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें विट्ठलनाथ जी के शिष्यों का वर्णन है। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि विट्ठलनाथ कौन थे, तो अष्टछाप आपने नाम सुना होगा, जिसमें 8 कवियों का संग्रह है, जिसमें अष्टछाप का जो करने वाले हैं निर्माण अष्टछाप, वो विट्ठलनाथ हैं। विट्ठलनाथ के 4 शिष्य थे और उनके पिताजी वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे, यूँ करके 8 शिष्य को मिलकर एक अष्टछाप का निर्माण होता है। तो 252 वैष्णव की वार्ता है, उसमें विट्ठलनाथ के 252 शिष्यों का वर्णन मिलता है। वल्लभाचार्य है तो वल्लभाचार्य की भी अलग पुस्तक है। आगे फिर क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बताती जाऊंगी। अष्टछाप में इनका विस्तृत रूप से आपको पूरा बताऊंगी। अभी तुरंत आपको बता दिया नाभादास की पुस्तक और जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक में बता चुकी हूँ। अब आगे हमारा 9वां क्वेश्चन है, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा, यह किसने कहा। यानी यह कोटेशन किसने दिया है, शिव सिंह सेंगर ने, केशरीलाल गुप्त ने, रामचंद्र शुक्ल ने या मिश्र बंधु ने। तो यह किसने कहा है, आपको मैं बता दूं, किशोरीलाल गुप्त ने कहा है कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा। ठीक है, नेक्स्ट है, मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुई। अब मिश्र बंधु विनोद लिखा है, यह कितने भागों में प्रकाशित है। इन्होंने यह पूछा है 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में। तो मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में लिखा गया है, तो आपको मैं बता दूं, मिश्र बंधु विनोद है वह 4 भागों में लिखा गया है। प्रथम जो 3 भाग है, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, प्रथम 3 भाग है वो 1913 और चतुर्थ जो है वो 1934 में इसका प्रकाशन हुआ था। अब मिश्र बंधु विनोद के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी बता दूं कि मिश्र बंधु विनोद है वह एक मिश्र बंधुओं का संग्रह है, जिसमें 3 हैं, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इन सभी का मिला जुला प्रयास है जो मिश्र बंधु विनोद में बनकर लिखा गया है, एक ग्रंथ है इनका। और ये इसकी भाषा हिंदी थी, इसकी पद्धति कालानुक्रम यानी काल के अनुसार, समय के अनुसार इसकी पद्धति थी। ठीक है, इसमें 5000 कवियों का यानी कुल 4591 भी कहीं मिलते हैं, कहीं 5000 कवियों का इसमें वर्णन मिलता है। याद रखना 4 भागों में प्रकाशित हुई है मिश्र बंधु कौन कौन है, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। बहुत सी बार ये क्वेश्चन भी आया है कि मिश्र बंधु में सम्मिलित नहीं है गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, अन्य कोई ऑप्शन आ जाता है तो ये तीनों नाम आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। देखो, मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी इतिवृत्तात्मक ग्रंथ किसने कहा। बड़ा भारी इसलिए क्योंकि बहुत सारे 5000 कवियों का वर्णन इसमें है, इसको इसलिए बड़ा भारी इतिवृत्तात्मक। पर ये कहा किसने है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि नामवरसिंह ने कहा कि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा। तो यह कहा रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि ये बड़ा भारी इतिवृत्तात्मक ग्रंथ है, बहुत सारे कवियों का इसमें वर्णन मिलता है, पर कोई उस ग्रंथों को अच्छा वह नहीं मानते थे। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास। सबको पता है हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है, ऑथेंटिक बुक है। कि पद्धति कौन सी है, कालानुक्रम पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, विधेयवादी पद्धति और समाजशास्त्रीय पद्धति। तो जब मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था विधेयवादी पद्धति का कि सर्वोत्कृष्ट पद्धति कौन सी मानी गई है, विधेयवादी पद्धति, तो तब मैंने इसका वर्णन नहीं किया था, इसलिए नहीं किया था कि विधेयवादी पद्धति
किसने अपनाई थी? रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनाई थी। और अपने कौन से ग्रंथ में? हिंदी साहित्य का इतिहास में। वीर गाथा काल नामाकरण किसके द्वारा किया गया? ये आदिकाल से संबंधित क्वेश्चन है। वीर गाथा काल नामाकरण किसके द्वारा किया गया? क्योंकि नामाकरण किया गया, हमारे हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया था, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अब इन सभी कालों को किसी कवि ने कुछ कहा, किसी कवि ने कुछ कहा, तो वीर गाथा काल नामकरण किसके द्वारा दिया गया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल द्वारा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा। तो आप सबको पता है कि वीर गाथा काल नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल ने। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कौन सा नाम दिया था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको आदिकाल नाम दिया था। तो ऐसे नामाकरण से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैं यहाँ आपको विस्तृत नहीं बताऊंगी, क्योंकि अलग अलग कवियों ने इसको अलग अलग नाम दिया है। तो फिर आपके सामने एक और आएगा कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा है, इन्होंने क्या कहा? तो इन्होंने संधि चारण काल कहा था। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको वीर काल कहा। वीर काल और वीर गाथा काल में अंतर है, ठीक है। विश्वनाथ ने वीर काल कहा है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसको क्या कहा है? संधि चारण काल। रामचंद्र शुक्ल ने इसको कहा है वीर गाथा काल, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है आदिकाल। कभी कभी मिलाने वाले क्वेश्चन भी इस तरह से आते हैं कि किसने कौन सा कहा या कौन सा असुमेलित है। आदिकाल का सिद्ध सामंत काल नामाकरण किसने किया? बहुत सी बार एग्जामों में पूछा गया ये प्रश्न है, भले फर्स्ट ग्रेड हो, सेकेंड ग्रेड हो, कॉलेज लेक्चरर हो, हमेशा से क्वेश्चन एग्जाम में बनता आया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांस्कृत्यायन या मिश्र बंधु। तो सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन, याद रखने का तरीका सांस्कृत्यायन राहुल, या सिद्ध सामंत स, ठीक है। तो सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन अभी तुरंत बताया। हजारी प्रसाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी, एक मिनट, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कौन सा नामाकरण दिया था? तो आप सभी को पता है कि क्या दिया था? आदिकाल, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कौन सा दिया था? बीज वपन काल दिया था नामाकरण। और मिश्र बंधु ने आरंभिक काल कहा था। अब है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? अब हिंदी का प्रथम कवि मानने में भी बहुत सारी होड़ लगी हुई थी। कोई किसी को हिंदी का पहला कवि मानता है, कोई किसी को हिंदी का पहला कवि मानता है। सबने अपने अपने दृष्टिकोण से अलग अलग माना है। तो हिंदी का पहला कवि किसने कौन सा माना है? तो इस दृष्टिकोण से डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो स्वयंभू, सरहपा, सरहपाद या पुष्य। तो किसको माना? स्वयंभू को माना है। किसको? स्वयंभू को। तो सरहप्पा को किसने माना है? तो सरहप्पा को महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भी माना है, डॉक्टर नगेंद्र ने भी सरहप्पा को प्रथम कवि माना है। और सरहप्पा को ही हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया गया। अगर आपको यूँ पूछे कि हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया गया, तो सरहप्पा को किया गया। पर अलग अलग अगर पूछे कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने या डॉक्टर बच्चन सिंह ने, शिव सेंगर ने, राहुल सांस्कृत्यायन ने, तो फिर अलग अलग आएगा। सरहप्पा को किसने माना? तो राहुल सांस्कृत्यायन ने माना। पुष्य को किसने माना? तो शिवसिंह सेंगर ने माना। ऐसे सभी ने अलग अलग कवि को प्रथम कवि माना है, पर सर्वाधिक मत आए सरहप्पा पे और सर्वप्रथम कवि सरहप्पा को स्वीकार किया गया। पर इस क्वेश्चन का उत्तर हमारा क्या है? स्वयंभू। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? स्वयंभू को माना। तो बच्चों, आज की हमारी ये पहली सीरीज़ समाप्त होती है। 15 क्वेश्चन लाई थी मैं आपके लिए। 15 क्वेश्चन में मैंने 4 ऑप्शंस को समझाने की कोशिश की है। आपके इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन 15 क्वेश्चनों में हल हो जाते हैं। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो मैं आगे आपको और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन देने की कोशिश करूँगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।